एक सतह पर लेप लगाना है, दूसरे सतह को चमकीला छोड़ देना है। तो जब ऐसा किया जाता है तो ये जो कांच का ये जो टुकड़ा होता है ये क्या करता है, इसका मतलब आप उतना दिमाग नहीं लगाइए, एकदम साधारण भाषा में समझिए कि ये गोलीय दर्पण है, इसको हम काट दिए, ठीक है। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में प्रतिबिंब से लेकर आवर्धन तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को टच करेंगे और सारा टॉपिक को आपको डायरेक्ट याद करा देंगे। आप लोग के लिए प्रैक्टिकल यहाँ पर ऐनक लेकर बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल समझा देंगे, जिससे आपको जितना कॉन्सेप्ट होता है ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम टॉपिक बता दे रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक समझाएंगे। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यहां पर दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, सारा का सारा टॉपिक इसी वीडियो में टच कर और पूरा का पूरा समाप्त करेंगे। डायरेक्ट आपको याद कराने का कोशिश करेंगे, ऐसा समझा देंगे कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन एक्स यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों इसका अगर डायरेक्ट हम आंसर की और परिभाषा की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर समझाते हैं डायरेक्ट। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिए यहां पर प्रकाश की किरणें आ रहा है, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रहा है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर, यहां दर्पण पर पड़ रहा है और दर्पण पर जैसे पड़ रहा है तो यहां से परिवर्तित हो जा रहा है, मतलब आ रहा है तो आपतित हो गया और पड़ने के बाद क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रहा है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिबिंब का हिंदी होता है इमेज, तो इसमें जो इमेज बन रहा है ना उसी को प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर कैमरा दिखाई दे रहा है आपको, या जो भी चीज दिखाई दे रहा है ये है प्रतिबिंब। तो इसी को फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु स्रोत से आया और आ रहा है या जिस बिंदु पर मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। सिंपल सा दोस्तों, अगर आपको प्रतिबिंब का परिभाषा याद है तो ये दोनों का भी याद हो जाएगा। सबसे पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, बस एक वास्तव जो वर्ड है इसको याद रखना है, और बाकी परिभाषा प्रतिबिंब का है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बस याद रखिएगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का यहां पर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। एग्जाम्पल देखिए, आपको फिर से ये ऐनक को लेते हैं और समझाते हैं। यहां पर आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो जहां से आ रहा है और आने के बाद आपको उतना ही दूरी पर जो प्रतिबिंब आभास हो रहा है, आभास मतलब क्या, वर्चुअल, आपको जो आभास दिखाई दे रहा है यहां पर जो प्रतिबिंब आपको, उसी को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब
कहते हैं। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में एक चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह प्रतिबिंब वस्तु का हमेशा उल्टा बनता है। जहां भी यह प्रतिबिंब बनेगा, जहां भी यह इमेज बनेगा, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, अच्छा, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को कैसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वो तो खुद आभास हो रहा है, खुद काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो यह भी चीज आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं दोस्तों कि दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों, दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। किसी कांच की सतह के एक तरफ यहाँ पर सिल्वर या कोई भी अन्य पदार्थ का लेप लगाया जाए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया या चांदी, ये सारा चीज का लेप लगाया जाए और दूसरे सतह को चमकीला छोड़ दिया जाए। वो जो कांच का जो पदार्थ है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करे तो वैसे पदार्थ को दर्पण कहा जाता है। अब दिखाते हैं आपको फिर से ये दर्पण। इस दर्पण से समझिए कि ये दर्पण प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये दर्पण है, क्योंकि यहां से प्रकाश आपतित हो रहा है और फिर परावर्तित हो जा रहा है, जिसके कारण आपको इसमें फोटो, इसमें आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें दर्पण किसको कहा जाता है। तो जैसे देखिए, इसके पीछे तो कूट लगा हुआ है, लेकिन इस शीशा के पीछे या तो सिल्वर का या कोई भी अन्य पदार्थ का क्या लगा होगा? लेप लगा होगा। ठीक है, तो एक सतह पर लेप लगाना है, दूसरे सतह को चमकीला छोड़ देना है। तो जब ऐसा किया जाता है तो ये जो कांच का ये जो टुकड़ा होता है, ये क्या करता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम का अगर पालन कर रहा है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? पिछले वीडियो में बताए थे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, मतलब आपतित होकर जब परावर्तित हो जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो जब आपतित होकर जब परावर्तित हो जाती है तो उसको बोला जाता है, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिक्स का नियम है। आप सिंपल सा भाषा में समझिए कि यहां पर ये आ रहा है और परावर्तित हो जा रहा है, पीछे हम लेप लगाए हुए हैं और आगे चमकीला सतह को छोड़ दिए हैं। ठीक है, जिसके कारण इस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो पा रहा है, यह प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये दर्पण है। तो दर्पण किसी को कहेंगे कि किसी कांच के टुकड़े के एक सतह पर लेप लगा दिया जाए और दूसरे सतह को चमकीला छोड़ दिया जाए। अगर वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है तो उसको हम यहां पर दर्पण कहेंगे, उस कांच के टुकड़ों को। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा होता है यहां पर आपका गोलीय दर्पण। अब हम लोग सबसे पहले एक एक दर्पण को समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण उसे कहते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अब इसका मतलब क्या होगा? फिर से दर्पण हमको उठाना पड़ेगा। देख लीजिए, देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ चिकना है, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? चिकना है, समतल है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समतल दर्पण। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है और किस तरीका से होता है। देखिए, समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग होता है, बहुत सारा उपयोग है, लेकिन कुछ मुख्य उपयोग आपको बताते हैं। जैसे आप चेहरा देखने के लिए हमेशा जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। ठीक है, दूसरा, जब आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो आप जो शोरूम में जाते होंगे तो वहां पर बहुत सारा दर्पण लगा हुआ होगा, तो वो जो दर्पण होता है दोस्तों वो भी समतल दर्पण होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि आप देखे होंगे कि गाड़ी के यहाँ पर बीच में जहाँ
ड्राइवर बैठते हैं और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ होता है, जहां से वो अपने पीछे जो भी यात्री है या जो लोग बैठा हुआ है या पीछे का वो चीज़ देखते हैं। यहाँ साइड मिरर का बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो सामने शीशा लगा हुआ होता है ड्राइवर के ठीक सामने, ठीक है। तो वो जो दर्पण होता है, कोई भी कार में आप देखिएगा जो सामने लगा हुआ होता है, वो दर्पण भी समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग कुछ इस तरीका से होता है। अब दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग जान गए, समतल दर्पण के बारे में जान गए कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह एक गेंद की तरह, ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। मतलब कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। नाम से ही गोलीय समझ में आ रहा है। लेकिन इस कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से रजित करने पर, रजतित करने पर यहां पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है, तथा भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए सिंपल सा, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उसको खोखला गोला को काट देते हैं बीच से। जैसे दोस्तों खोखला गोला को काट दिए तो इसका एक होगा बाहरी सतह। मानिए कि मेरे पास एक चम्मच है और इस चम्मच से आपको समझाते हैं। मानिए ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के खोखले गोले का काट दिए, तो एक तरफ से उभरा हुआ एक तरफ से धंसा हुआ निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है रजतित करने पर, मतलब बाहर से रजतित अगर कर दिए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। कैसे? रजतित करने का मतलब होता है कलई लगाना। इसका मतलब आप उतना दिमाग नहीं लगाइए, एकदम साधारण भाषा में समझिए कि ये गोलीय दर्पण है, इसको हम काट दिए, ठीक है, तो ये बाहर के सतह निकला हुआ है, तो इसको अगर बाहर से हम लेप लगा दिए कोई भी चीज का तो ये दर्पण बन जाएगा। सिंपल सा बात है, लेप लगा दिए तो दर्पण बन जाएगा। तो अगर बाहर से हम रजतित कर दिए, मतलब लेप लगा दिए, कलई लगा दिए, ठीक है, बाहर से, इसका पेट जहां से निकला हुआ है, तो अगर ये बाहर से हम लेप लगा दिए, उसके बाद अगर हम ऐसे चेहरा देखेंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे चेहरा देखेंगे, बाहर से अगर लेप लगाए हैं तो सामने से चेहरा देखेंगे, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये बन जाएगा अवतल दर्पण। मतलब बाहर अगर लेप लगा दिए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अगर इसी सतह को, भीतरी सतह को रजतित किए, मतलब कि अंदर में अगर हम लेप लगाएं और बाहर से हम मुंह देखें, इस साइड से देखें, मतलब इधर हम लेप लगा दिए और इस साइड से अगर अपना चेहरा देखें, तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये बनेगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसको बाहरी सतह को रजित करने पर, रजतित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण बनता है। और बाहरी सतह को रजतित किए तो अवतल दर्पण, और भीतरी सतह को रजतित किए तो यहां पर बना उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, जो अभी आपको बताए हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम लोग फिर से अच्छा तरीका से जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसको बोला जाता है अवतल दर्पण। आपको हम अभी 1 मिनट पहले समझाए हैं कि देखिए अगर इसको हम बाहर से लेप लगा देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, मतलब बाहर से रजतित करेंगे, लेकिन तो अंदर की ओर ये वक्रित है कि नहीं? बाहर से लेप लगा दिए, इस साइड से हम लेप लगा दिए, तो ये चम्मच का जो ये वाला हिस्सा होगा, ये कौन सा दर्पण? यहाँ पर आपका चेहरा दिखाई देगा, हम बाहर से लेप लगाए हैं, तो ये बाहर से लेप लगा दिए तो इस साइड का बंद हो गया, तो ये कोहा अंदर धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। समझ में आया? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर से इसका हम लोग कलई लगा देते हैं। तो अवतल दर्पण कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जो भीतर की ओर धंसा हुआ होगा, ठीक है। जो अंदर की ओर वक्रित होता है उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। एकदम एग्जाम्पल से दोस्तों आपको हम समझा दे रहे हैं, एक चम्मच से पूरा का पूरा आपको हम समझा दिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए अवतल दर्पण जिससे बाहर की मतलब अंदर की ओर वक्रित होता है, उसी तरीका से उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है इस साइड, ठीक है। उत्तल दर्पण इस साइड, मतलब लेप किधर लगाएंगे? इधर लगाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज का लेप लगाना है, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए क्या, दर्पण का अभी परिभाषा पढ़े हैं कि एक साइड हमको लेप लगाना पड़ता है, तो जैसे हम इधर लेप लगा देंगे और इधर धंसा हुआ है तो बाहर की ओर ये वक्रित हो जाएगा। तो जो दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है, अपने केंद्र से, उसको क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है और अवतल दर्पण
अंदर की ओर वक्रित होता है। और उत्तल दर्पण के लिए अंदर से हम लोग लेप लगाते हैं और अवतल दर्पण के लिए हम लोग बाहर से लेप लगाते हैं। अगर फिजिक्स के भाषा में बोले तो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग भीतरी सतह को रजतित करते हैं और अवतल दर्पण के लिए हम लोग बाहरी सतह को रजतित करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग तो निम्नलिखित जगह किया जाता है, बहुत सारे जगह। इसके अगर परिभाषा को लिखे तो बहुत सारे जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य उपयोग हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर रेल इंजन में किया जाता है, यहाँ पर टॉर्च में किया जाता है, ये सारा चीज में। रेल इंजन के जो मेन लाइट होता है हेडलाइट में, उसमें अवतल दर्पण का कुछ मुख्य उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर नाक कान गले आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेबल लैंप होता है, उसको बनाने में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का भी प्रयोग बहुत सारे जगह होता है। जैसे कि आप सड़क पर जो बल्ब परावर्तक सतह परावर्तक रूप से कार्य कर रहा है, जो बड़ा बड़ा बल्ब देखते हैं, वहां पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण कोई भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। जैसे कि आप देखिए कि गाड़ी के साइड मिरर में देखे होंगे, जो गाड़ी का कोई भी साइड मिरर होता है जो साइड में लगा होता है, पीछे से ट्रक इतना बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब ऐनक बहुत छोटा है तो उसमें छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी जो उत्तल दर्पण होता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में भी किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग दर्पण के बारे में जाने, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सारा चीज जान लिए, ये सबका उपयोग भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सिंपल सा बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब दूरी समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पर ये दिखाई दे रहा है सामने मोबाइल, ठीक है। मोबाइल का दूरी और इसके अंदर जो दूरी दिखाई दे रहा है, ये दोनों के अनुपात को, वो हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में आवर्धन बोलेंगे। और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। कहीं भी आवर्धन लिखना है तो उसको एम से सूचित किया जाता है। और दोस्तों आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों हम लोग सारा का सारा चीज जान गए। इस वीडियो में काफी सारा चीज जाने, प्रतिबिंब से लेकर आवर्धन तक जितना सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, सारा चीज को हम लोग क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ जो हम पढ़ाए हैं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।